माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? एक छोटी सी बच्ची को खाना खाते हुए थप्पड़ मार दिया। पूरा दिन वो घर के कामों में मेरा हाथ बटाती है और जब खाना खाने बैठी तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी रमा देवी तमतमाते हुए बोली, बहुत जबान चलने लगी है आजकल तेरी। दरअसल रुचि रसोई की गर्मी में पसीने पसीने होते हुए गर्मा गर्म आलू के पराठे सेक रही थी और पनीर की सब्जी वो पहले ही बना चुकी थी और बाहर बैठी अपनी ननद राखी और नंदोई जी को आदरपूर्वक खाना परोस रही थी। उसकी 11 साल की बेटी माही भी माँ की मदद कर रही थी। वहीं रमा देवी अपने दामाद और बेटी के पास बैठकर उन्हें मनुहार करके खाना खिला रही थी और बीच बीच में अपनी सास होने की ताकत का प्रदर्शन करते हुए तानों की बौछार भी कर रही थी। आखिर बड़ी बहू को दो चार ताने ना मारे जाएं तो कैसे पता चले कि घर में सास की हुकूमत चलती है। खाने में कोई कमी नहीं थी, फिर भी शांता देवी हर थोड़ी देर में कोई ना कोई बात कहकर टांग अड़ा ही देती थी। लेकिन इस बार उन्होंने बहू नहीं बल्कि सीधे अपनी पोती माही को निशाना बनाया। रमा देवी ने तीखी आवाज़ में बोली, अरे ओ छोरी, जरा फटाफट पनीर की सब्जी ले आ और अपने फूफा जी की थाली में डाल। इतनी सब्जी क्या अपनी माँ के लिए बचा के रखी है तूने, जो इतनी धीरे धीरे और कम कम परोस रही है? ये सुनते ही माही का चेहरा लाल हो गया। सब्जी कटोरी में डालते हुए वो बड़बड़ाने लगी, क्या मम्मी, ये दादी कुछ भी बोल देती है। वो बिल्कुल नहीं सोचती कि सामने कौन खड़ा है। किसी दिन पलटकर जवाब दे दूंगी, तब पता चलेगा इन्हें। रुचि ने उसकी बात सुन ली और तुरंत आंखों से इशारा किया, चुप रहो, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। माही ने गुस्सा पीते हुए कटोरी उठाई और फूफा जी की थाली में सब्जी पलट दी। ये देखकर रमा देवी और भड़कते हुए बोली, अब ये क्या किया तूने? इस लड़की में बिल्कुल भी समझ नहीं है। इसकी माँ भी तो बस बचपन में चूल्हे चौके में लगी रही, उसने भी कुछ नहीं सीखा और अब अपनी बेटी को भी कोई तमीज़ नहीं सिखाई। रुचि ने हल्की डांट लगाई, लेकिन आवाज़ में बेबसी थी। माही, ऐसे सब्जी परोसते हैं क्या? जाकर पढ़ाई कर, मैं काम खुद अकेले कर लूँगी। माही पैर पटकती हुई गुस्से में कमरे में अंदर चली गई। रुचि चुपचाप सबको परोसने में लग गई कि तभी उसकी ननद राखी ने ताना मारा, भाभी, बहुत सिर चढ़ा रखा तुमने माही को। अगर मेरी सास होती ना तो उसकी जुबान काट के हाथ में रख देती। रुचि कुछ नहीं बोली, उसने सिर्फ तवे की तरफ देखा और पराठे पलटती रही। लेकिन उसके चेहरे पर जो थकान और अपमान का मिश्रण था वो किसी से छुपा नहीं था, सिवाय उन लोगों के जो हर दिन उसे लिगल जाते थे। ये सुनकर घर आए मेहमान भी सन्न रह गए। राखी ने सबको घूरा और फिर सबने चुपचाप सिर झुकाकर खाना शुरू कर दिया। ये देखकर रुचि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मन ही मन वो सोचने लगी कि कौन किसे संस्कार सिखा रहा है, कुछ समझ नहीं आता। यही सोचते हुए वो फिर से अपने काम में लग गई। इसी बीच ननद और नंदोई खाना खाकर उठे ही थे कि देवर नितिन और उसकी पत्नी शीतल ऑफिस से लौटकर घर पहुंचे। दरवाज़ा खोलते ही रमा देवी की आवाज़ एक बार फिर गूंजी, बहू, नितिन और शीतल के लिए खाना लगा दे। और हाँ, नकुल कहाँ है? कोचिंग से अभी तक लौटा नहीं? यह सुनकर शीतल तुरंत उठी और बोली, मैं ले आती हूँ माँ जी। लेकिन रमा जी ने उसे टोकते हुए कहा, तू क्यों जा रही है? वो माही है ना निकम्मी, उसे भेज दे। फिर तेज आवाज़ में पुकारा, माही, जाकर नकुल को बुला ला। माही बिना कुछ बोले चुपचाप उठी और पास ही से नकुल को लेकर आ गई। रमा देवी ने नकुल को अपने पास बिठाया और तुरंत माही को आदेश दिया, उसका बैग उठाकर उसके कमरे में रख दे। माही फिर बैग लेकर नकुल के कमरे में गई और कुछ देर के बाद लौट कर आई। लौटकर वो धीमे स्वर में अपनी माँ रुचि से बोली, मम्मा, मुझे भी भूख लगी है, खाना दे दो ना। उसकी मासूम और थकी हुई आवाज़ सुनकर रुचि का दिल भीग गया। लेकिन रमा देवी की आंखों की निगरानी में उसने धीरे से कहा, बस 2 मिनट बेटा, बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। रुचि ने प्यार से कहा और जानबूझकर डरते डरते माही को रसोई में ही बैठा लिया ताकि किसी को ये ना लगे कि वो आराम कर रही है और साथ ही ये भी कि कोई उसे बार बार उठाकर आदेश ना दे। अब घर के सभी लोग मौजूद थे, रमा देवी के 2 बेटे राजेश और नितिन, बड़ी बहू रुचि और उसकी बेटी माही, छोटी बहू शीतल और उसका बेटा नकुल। बेटी राखी को 2 साल पहले ही शादी हो चुकी थी। राजेश बाहर नौकरी करता था और महीने में सिर्फ एक बार ही घर आता था। लेकिन रमा देवी ने कभी भी रुचि को राजेश के साथ बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे घर में ही रोक लेती थी, कभी कोई बीमार, कभी मेहमान, कभी घर की जिम्मेदारी से। वहीं शीतल को बेटे का सौभाग्य प्राप्त था, इसलिए घर में रानी जैसी हैसियत से वो रहती थी। उससे कोई काम नहीं करवाया जाता था। सुबह से वो उठती तो चाय से लेकर टिफिन तक सब तैयार मिलता। वहीं पति के साथ ही उसने उसी ऑफिस में नौकरी भी पकड़ ली थी।
सुबह दोनों 9 बजे निकल जाते और शाम को 6 बजे लौटते। उनके पीछे से पूरा घर, नुकुल की देखभाल, सास के नखरे, मेहमानों की सेवा और रसोई का काम, सब कुछ बड़ी बहू रुचि के सिर पर था। ना कोई मदद करता था, ना कोई सराहना देता था। वो भी बस निभाती जाती थी, चुपचाप, थकी हुई। सब लोग खाने पर बैठे थे। शीतल ने पहले 2 बार सब्जी ली और फिर तीसरी बार फिर से हाथ बढ़ा दिया। बचे हुए में बस इतना ही पनीर था कि रुचि खुद के लिए रख सकती थी, लेकिन उसने कुछ कहे बिना ही चुपचाप वो भी शीतल की थाली में ही डाल दिया। थोड़ी देर के बाद नुकुल बोला, चाची मुझे भी पनीर चाहिए, जबकि उसकी थाली में पहले से ही पनीर पड़ा था। वो पनीर खा रहा था और मटर किनारे पर कर रहा था। ये सब देखकर रुचि ने नरमी से कहा, बेटा अभी और नहीं बचा है, पहले जो लिया है उसे खा लो, फिर थोड़ा बचा है तो दे दूंगी। ये सुनते ही शीतल चिढ़ गई और तंज कसते हुए बोली, इतना सारा पनीर आया था, गया कहाँ? कहीं चुरा के तो नहीं रख लिया? रुचि ने संयम रखते हुए जवाब दिया, जो आया था सब बना चुकी हूँ, अब कुछ नहीं बचा। उसी वक्त रमा देवी रसोई में आ गई। उन्होंने देखा कि माही रसोई के कोने में चुपचाप बैठकर खाना खा रही है और उसी थाली में थोड़ी सी पनीर की सब्जी भी है। ये देखकर रमा देवी का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने गुस्से में माही की थाली से पनीर की कटोरी छीन ली और झल्ला कर बोली, अपनी बेटी को तो खूब पनीर परोस रही है, लेकिन मेरे पोते के लिए नहीं बचा। ले बेटा नुकुल, तू खा ले। माही की आंखों में आंसू भर आए। उसने मासूमियत से कहा, दादी मुझे भी पनीर अच्छा लगता है। नुकुल भैया 2 बार खा चुके हैं, मुझे भी थोड़ा दे दीजिए ना। लेकिन रमा देवी ने कुछ भी सुने बिना उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और भड़क कर बोली, बस बैठी रहती है रोटी गिनने के लिए, इसी वजह से मेरा पोता दुबला हो रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? माही का चेहरा दर्द और अपमान से लाल हो गया। माही की आंखों से आंसू झरने लगी। ये देखकर रुचि से सहा नहीं गया और वो गुस्से से बाहर आई और बोली, माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? एक छोटी सी बच्ची को खाना खाते हुए थप्पड़ मार दिया। पूरा दिन वो घर के कामों में मेरा हाथ बटाती है और जब वो खाना खाने बैठी तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। रमा देवी तमतमाते हुए बोली, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। रुचि अब चुप नहीं रही। उसने दृढ़ आवाज में कहा, बस अम्मा, अब और नहीं। जब मेरी बेटी की थाली में सब्जी देख ली तो आपको गुस्सा आ गया, लेकिन जब शीतल तीसरी बार सब्जी ले रही थी तब आपने कुछ नहीं कहा। आखिर हर बार ताने और सजा सिर्फ मुझे और मेरी बेटी को ही क्यों? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ मजबूत थी। मैं सिर्फ एक बहू नहीं, मैं एक बेटी की माँ भी हूँ, लेकिन आप भी तो एक बेटी की माँ हैं, फिर इतना अन्याय क्यों? फिर रुचि ने माही का हाथ थामा और कहा, अब बहुत हो गया माँ जी, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपने पति के पास जाऊँगी। इतना कहकर वो माही को लेकर अपने कमरे में चली गई। उधर रमा देवी गुस्से में तमतमाते हुए नितिन से बोली, नितिन तुरंत राजेश को फ़ोन मिला, बहुत होशियार बन रही है ये, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो मोबाइल उठाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे से एक सख्त आवाज़ आई, फ़ोन मत मिलाओ अम्मा, मैं खुद ही आ गया हूँ। सबकी नज़रें दरवाजे की ओर मुड़ गई। वहाँ राजेश खड़ा था। वो गंभीर और गुस्से से बोला, मैं तभी से यहीं पर हूँ, जब आप मेरी पत्नी और मेरी बेटी को खाने के लिए ताने दे रही थी। सब कुछ देखा और सुना मैंने। ये सुनते ही रमा देवी हड़बड़ा गई और सफाई देने लगी, बेटा तुम समझ नहीं रहे हो वो। लेकिन राजेश ने हाथ उठाकर उन्हें बीच में ही रोक दिया, बस अम्मा, अब और नहीं। अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि कौन सही है और कौन गलत। आज तक आपके कहने पर मैंने रुचि को गलत समझा, लेकिन अब और नहीं। मैंने रुचि को आपकी सेवा करने के लिए आपके पास छोड़ा था, ना कि ताने सुनने के लिए। नितिन कुछ बोलने ही वाला था कि राजेश ने उसकी ओर देखकर कहा, जब अब तक सब कुछ देखकर तू चुप रहा तो तू अब चुप रह, बीच में मत बोल और सोच कर देख, अगर आज माही की जगह नुकुल होता तो क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाते? उसके बाद राजेश सीधा रुचि और माही के पास गया, उनका सामान उठाया और दृढ़ता से बोला, अब हम तीनों इस घर में नहीं रहेंगे। और उसी शाम राजेश रुचि और माही को लेकर हमेशा के लिए उस घर से चला गया। अब रमा देवी को पहली बार असली एहसास हुआ कि घर में जो बहू हर बात पर चुपचाप सह जाती थी, वही इस घर की असली रीढ़ थी। रुचि और माही के जाने के बाद घर के कामकाज की झिकझिक शुरू हो गई। अगले ही दिन कामवाली भी तंग आकर घर का काम छोड़ के चली गई। कुछ ही हफ्तों में शीतल को भी अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि अब घर का सारा काम उसी के सिर पर था। ना अब कोई राखी काम में हाथ बटाने आती थी और ना ही अब किसी बड़ी बहू को ताने दिए जाते थे, क्योंकि अब बहू चुप नहीं रहती थी। बस फर्क इतना था कि अब बड़ी बहू नहीं, छोटी बहू जवाब देने लगी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और अच्छी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।